हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कार्बन डेटिंग। देन इससे रिलेटेड एक जेई एडवांस 2006 के अंदर पैराग्राफ पूछा गया था, 3 क्वेश्चंस आए थे। देन उसको डिस्कस करेंगे, पहले इसकी थियोरी, देन उसके बाद उसके क्वेश्चंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना जरूरी है जेई एडवांस की अगर बात करें, क्योंकि जेई एडवांस 2006 के अंदर ये पूछा गया था। देन उसके बाद काफी टाइम से ये टॉपिक गायब है, और मुझे लगता है कि जेई एडवांस ऐसे ही टॉपिक्स उठाता है जो बहुत टाइम से गायब है। लगभग मान के चलिए कितने 17 ईयर्स हो गए तब से क्वेश्चन नहीं आया। हो सकता है इसी साल या आने वाले कुछ सालों में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। समझते हैं सबसे पहले कार्बन डेटिंग का यूज क्या है, कार्बन डेटिंग कराई क्यों जाती है। सभी लोग न्यूज देखते हैं, न्यूज के अंदर बहुत सारे लोगों ने, न्यूज के अंदर हम सुनते भी हैं क्या कि ये स्केलेटन मिला, और इस स्केलेटन की जो एज है, साइंटिस्ट बताते हैं स्केलेटन की जो एज है वो है 2000 ईयर्स ओल्ड, 5000 ईयर ओल्ड। कोई वुडन क्राफ्ट मिला, वुडन क्राफ्ट किसको बोलते हैं, जो वुड से बनाया गया है, ठीक है, वो मिला। उसकी एज बताई जाती है कि ये 3000 ईयर्स ओल्ड है या 4000 ईयर्स ओल्ड है। तो सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि इनकी एज को डिटरमाइन करते कैसे हैं। सभी को क्लियर हो गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूं, कि इसकी एज को डिटरमाइन करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं, या जो साइंटिस्ट मेथड यूज करते हैं, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग। तो एक लाइन में कि फॉसिल्स, फॉसिल्स किसको बोलते हैं, ठीक है, फॉसिल सभी को क्लियर हो गया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो डेड बॉडीज हैं, या कोई प्लांट है, ठीक है, इसका कोई स्केलेटन मिला है अपने को, तो इनकी एज को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कार्बन डेटिंग को यूज करेंगे। अब कार्बन डेटिंग कराई किस तरीके से जाती है उसको हम देखते हैं, ठीक है। सभी को दिख रहा होगा कार्बन नाम आ रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं जो कार्बन है, नेचर के अंदर कार्बन के 3 आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आइसोटॉप क्या होता है, आइसोटॉप किसको बोलते हैं। आइसोटॉप का मतलब होता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। नेचर में कार्बन के 3 आइसोटॉप हैं, कौन कौन से, C12, C13 एंड C14। सर ये परसेंटेज क्या लिख रखी हैं इनकी, ये नेचुरल अबंडेंस है। सर अबंडेंस का मतलब क्या होता है, नेचर में कितना इनका एग्जिस्टेंस है, कितने परसेंट ये एग्जिस्ट करते हैं। अगर कार्बन 12 की बात की जाए तो 98.9%, जो कार्बन 13 है इसका 1.1%, और जो C14 है इसका जो परसेंटेज है 0.0001, मतलब समझ रहे हो बहुत कम है। और जो C14 होता है ये कैसा है, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब समझते हैं, रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है, रेडियो एक्टिव का मतलब होता है जो डिसइंटीग्रेट करे। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल नहीं होता, वो ब्रेक करने लगता है, टूटने लगता है। तो C14 टाइम के साथ क्या करता है, डिसइंटीग्रेट करता है, टूट जाता है, ठीक है। अगर इसकी तुम हाफ लाइफ की बात करो, जो C14 है इसकी जो हाफ लाइफ होती है कितनी होती है, 5770 ईयर्स। क्या मतलब होता है हाफ लाइफ का, मतलब जो C14 का जो मेरा सैंपल है ये 50% कितने टाइम में डिसइंटीग्रेट हो रहा है, कितने टाइम में ये टूट जा रहा है। मतलब अगर ये 1 मोलर था, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 थी, तो कितनी, 1 से 0.5, 1 से 0.5 जाने में कितना टाइम लग रहा है इसको, 5770 ईयर्स। इसको हम समझेंगे किस तरीके से इसका यूज कराया जाता है आगे चल के। हाँ, अभी तक हमें समझ में आया कि कार्बन डेटिंग के अंदर की रोल किसका है, C14 का। क्यों, क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्लाइड दिख रही है, ठीक है। समझते हैं कि C14 लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आता कहां से है, ठीक है। हमें पता है अपर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन।
और अपर एटमॉस्फेयर के अंदर कॉस्मिक रेडिएशंस भी प्रेजेंट हैं, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन दिख रहा है? न्यूट्रॉन आया, न्यूट्रॉन क्या करता है? नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पे इसको बुम्बार्ड कराया जाता है या हो जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन करता है नाइट्रोजन के साथ, और रिएक्शन करने के बाद ये किस में कन्वर्ट होता है? कार्बन 14 प्लस प्रोटॉन। इसकी रिएक्शन अगर देखना चाहते हो, मैं साइड में इसकी रिएक्शन लिखता हूं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। मास नंबर कितना होता है? 14। इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं, न्यूट्रॉन कितना है? 0। मास नंबर कितना हो गया इसका? 1। ठीक है। रिएक्शन के बाद क्या होगा? रिएक्शन के बाद अपने को कार्बन 6, मास नंबर 14 प्लस साथ में एक प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा 1। अगर बैलेंस करके देखो, 14 प्लस 115, 14 प्लस 115, 7 प्लस 0, और इधर से 6 प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब बैलेंस्ड है। तो तुम्हें क्या समझ में आया कि जो अपर एटमॉस्फेयर है, अपर एटमॉस्फेयर के अंदर C14 कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? नाइट्रोजन एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? C14 के अंदर। ठीक है। अब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कहां से आ रहा है? सोचने वाली बात है। हमें पता है अपर एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन है C14, जिसका परसेंटेज बहुत कम है, ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बाद क्या होगा? CO2 बनेगा। अब CO2 भी, एक तो नॉर्मल कार्बन 12 था, और दूसरा कार्बन कौन सा है? 14। मैं लिख देता हूं, एक C12 वाला है, एक C14 वाला है। सर 13 वाला भी होगा? होगा। मैं 12 और 14 की बात कर रहा हूं। तो हमारे पास CO2 एक ऐसा CO2 है जिसमें कार्बन 12 है, 12 मतलब मास नंबर, और एक ऐसा CO2 है जिसमें कार्बन का जो मास नंबर है वो कितना है? 14। अब क्या हुआ? ये बॉडीज में आता कैसे है? प्लांट्स। प्लांट्स क्या कर रहे हैं? इस CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। सभी लोग पढ़ते हैं कि जो प्लांट्स हैं CO2 को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो ये CO2 है, ये CO2 कहां आया? प्लांट्स के अंदर आया। अब कौन कौन सा CO2 आया? 12 वाला भी आया, 14 वाला भी आया। अब जो ये C14 था, या ये जो CO2 था जो प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, इस प्लांट्स को कौन खाता है? इस प्लांट्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं? इसको खा रहे हैं। तो इन एनिमल्स के अंदर C14 कहां से आ रहा है? प्लांट्स के थ्रू। प्लांट्स में कहां से आ रहा है? एटमॉस्फेयर के थ्रू। ये समझ में आया? पहली बात। ठीक है, ये क्लियर है हमें। C14 प्लांट्स के अंदर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कहां से आ रहा है। एंड सेकेंड थिंग मैं क्या बोल रहा हूं कि इनका जो रेशो है, ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसके अंदर क्या देखा जाता है? कांस्टेंट होता है। ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता। C14, C12 फिक्स्ड होता है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका जो रेशो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, इक्विलिब्रियम मेंटेन है इसका। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। क्या मतलब है? क्योंकि खुद सोचो ना यार, अब उसने क्या किया? C14 को एब्जॉर्ब किया, और C14 को उसने एब्जॉर्ब किया, तो एब्जॉर्ब भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं थ्रू एक्सक्रीटा C14 बाहर भी निकल रहा होगा बॉडी से। जितना इनटेक है उतना आउटगोइंग भी है। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी देखा गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उनमें जब तक वो जिंदा हैं, तो C14 और C14 डिवाइड बाय C12 इनका रेशो फिक्स्ड है। या ये बोल सकते हो C12 तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, C12 तो चेंज हो नहीं रहा, C14 है रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो C14 है वो कांस्टेंट है। जितना इनटेक है उतना आउटटेक भी है, जितना हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं उतना हमारी बॉडी से वो निकल भी रहा है। ठीक है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है, जिसकी वजह से रेशो चेंज नहीं हो रहा। समझ में आता है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है? होता क्या है, एज को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं? अब जैसे ही प्लांट डेड होता है, जैसे ही एनिमल डेड होता है, तो क्या हो गया? ये बन गई वुड।
इससे क्या हो गया, इसका स्केलेटन आ गया, बोन्स आ गई। अब क्या हो गया, अब बताओ प्लांट्स CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है क्या? नहीं, ये प्रोसेस स्टॉप हो गई। अब इसका कोई इनटेक है क्या? ये कोई प्लांट को खा रहा है क्या? नहीं। इसमें भी जो CO2 का इनटेक है वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो इससे क्या समझ में आया, अब कोई भी नया C14 नहीं आ रहा बॉडी में, कोई भी C14 ये एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब हुआ कि अब जो C14 था वो अब टाइम के साथ कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि इनटेक तो है नहीं, अब सिर्फ क्या है, आउटगोइंग है, सिर्फ डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है, C14 डिसइंटीग्रेट करने लगता है, ब्रेक होने लगता है। तो अब हम जब भी हमें फॉसिल मिलता है, हमें ओरिजिनली पता था शुरू में कितना है, शुरू में क्योंकि हमें पता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रेशो फिक्स्ड है, तो तुम्हें स्टार्टिंग का पता है। और जब तुम्हें वो फॉसिल मिला तो तब उस स्केलेटन के अंदर C14 का परसेंटेज चेक करते हैं, अमाउंट चेक करते हैं, और फिर हम केमिकल काइनेटिक्स की हेल्प से उसका लाइफ निकाल के बताते हैं कि वो स्केलेटन कितना पुराना है। ठीक है, होपफुली सभी को इतना क्लियर होगा। ठीक है, ये तो इसकी थियोरी थी। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाए, कैलकुलेशन कैसे की जाए, वो समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें पता है ठीक है, ये जो JEE एडवांस में क्वेश्चन आया था उसकी थियोरी दे रखी है। जो मैंने बोला उसको अगर आप लोग रीड करना चाहते हैं तो यहां से रीड कर सकते हैं। स्क्रीन को पॉज करिएगा, ठीक है, यहां से सब मिल जाएगा आपको। मैं थोड़ा सा समझाता हूं किस तरीके से वर्क करता होगा, ठीक है, समझो। क्योंकि यहां पर अपने को पता है, अगर C14 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ठीक है, C14 की बात हो रहा है। अगर स्टार्टिंग में ये एक्स मोलर है, शुरू में कुछ भी है 1 2 10 मुझे नहीं पता, बहुत कम होती है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने सपोज कर लिया एक्स मोलर है। अगर इसको x से x/2 मोलर जाना है, आधा होना है, तो इसको जो टाइम पीरियड लगता है, जो क्वेश्चन में दे रखा है मैं वही यूज करता हूं, अब से यही दे रखा है 5770, मतलब इसको टाइम जो लगेगा 5770 ईयर्स, ठीक है, लिख देता हूं। अब क्या होगा, फर्दर अगर डिसइंटीग्रेट हो x/2 से ये x/4 होता है, तब भी इसको कितना टाइम लगेगा, सेम, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स इसी तरीके से वर्क करती है। ये टर्म्स जीपी में होती हैं, ठीक है, इसको जीपी में अगर देखोगे x/2 और x जीपी में है, इसका जो r है, इसका जो कॉमन रेशियो है हाफ है। ऐसे इसको देखोगे, इसका कॉमन रेशियो भी कितना है, हाफ। ऐसे x/4 से x/8 जाने में कितना टाइम लगेगा, 5770 ईयर्स। थोड़ा तुम्हें समझ में आ रहा होगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, शुरू में सभी को पता है, जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, शुरू में पता है साइंटिस्ट को इसका फिक्स क्वांटिटी है कितना, 1 मोलर मान लेते हैं, ठीक है। अब डेड हो गया वो एनिमल, अब उसका हमें पता है जैसे डेड होगा, अब इनटेक क्या हो गई, खत्म, कोई इनटेक नहीं है C14 की। अब जो बॉडी में ऑलरेडी C14 था वो क्या करने लगेगा, डिसइंटीग्रेट करने लगेगा, ब्रेक करने लगेगा। अगर वो ब्रेक करने लगेगा, और जब वो स्केलेटन मिला, तब साइंटिस्ट ने क्या किया, C14 देखा कि कितना है उस बॉडी के अंदर। तो उसने क्या देखा, शुरू में 1 था, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, पता है, और जब उसको मिला हाफ मोलर था, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, हाफ है। इसका क्या मतलब है, शुरू में 1 था, अब हाफ है, मतलब इतने ईयर्स हो चुके हैं, तभी तो है इतना, क्योंकि इसको एक्स मोलर से x/2 जाने में इतना टाइम लग रहा है। तो क्या पता लग गया उसकी एज कितनी है, 5770। सर 1/2 नहीं था, 1/4 था, मतलब उसको 1 से 1/2 जाने में इतना टाइम लगता है, 1/2 से 1/4 जाने में इतना टाइम लगता है, तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये प्लस ये, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टोटल ऐड कर देना। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका एज, जो हमारा फॉसिल है उसका एज कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन करते हैं जो भी जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं
नेचर के अंदर जितनी भी एग्जिस्ट करती हैं सभी की सभी किस ऑर्डर को फॉलो करती हैं? फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को करने से पहले ठीक है थोड़ी थियोरी में एक्सप्लेन करता हूं। चलो किस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर है इसकी जो काइनेटिक्स है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम इज इक्वल टू 1/λ। काइनेटिक्स के अंदर हमने के बोला था, यहां पर वही जो रेट कांस्टेंट है इसको लैम्डा बोला जाता है। ln c नोड अपॉन सी टी। ln के अंदर है सी नोड क्या होता है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सी टी क्या होती है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर सी नोड, अगर मैं, ये तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात हो गई, अगर मैं इसको एक ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करूं, क्योंकि मुझे C14 की बात करनी है। सी नोड यहां पर कॉन्सेंट्रेशन है, नोड मतलब इनिशियल, टी मतलब टाइम पे। ये सी नोड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सी नोड रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C14 इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब वो लिविंग है, जब वो जिंदा है, तब C14 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है ये सभी को पता है, फिक्स्ड है। CT क्या है? CT है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C14 इन डेड बॉडी। जो हमें डेड बॉडी मिली उसके अंदर C14 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ये फिक्स्ड है, ये पता है। ये हम लोगों ने निकाल लिया। ln सॉल्व करना आता है सर। लैम्डा का कैलकुलेशन, तो लैम्डा है, अगर फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स की बात किया जाए, और फर्स्ट ऑर्डर अगर टी हाफ का फॉर्मूले की बात करें हम, तो टी हाफ होता है, वो होता है ln2/k, और यहां पर जो k है वो क्या है? लैम्डा। तो यहां से हम लोग k को मैं लैम्डा लिख देता हूं, यहां से लैम्डा आ जाएगा। तो यहां से लैम्डा क्या हो जाएगा? ln2/t हाफ। और टी हाफ हम लोगों को पता है कार्बन 14 के लिए कितनी होती है? 5770। तो यहां से जो लैम्डा है कैलकुलेट कर लेंगे। कर लिया हम लोगों ने। लैम्डा हम लोगों को पता है, सी नोड पता है, सी टी निकाल लिया जाएगा जब भी हमें वो स्केलेटन मिलेगा। सी टी साइंटिस्ट लोग कैलकुलेट करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और आंसर आ जाता है। लैम्डा पता लग चुका है, सी नोड उनको पता है, सी टी उन्होंने निकाल लिया। इस तरीके से अब जरूरी नहीं है, ठीक है, कि मैंने जो एग्जांपल दिया था तुम्हें 1 से हाफ हो जाए। शुरू में 1 था, मान लेते हैं कुछ टाइम बाद 0.9 हुआ, फिर डायरेक्टली नहीं बता पाऊंगा ना। मैंने तो 1 से हाफ बताया, एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था। बट इस फॉर्मूले में तुम कुछ भी पुट कर सकते हो। तुमने लैम्डा निकाल लिया है, शुरू में 1 था, 0.9 हो गया, 0.8 हो गया, 0.7 हो गया, जितना भी हो इस फॉर्मूले में पुट करो, आंसर। होपफुली सभी को क्लियर होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो भी जेईई एडवांस में क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले देखो, ये सारी थियोरी तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है, ठीक है। क्या क्या काम है, ऑर्गेनिक मटेरियल की एज को निकालने के काम पे आता है। सभी लोग इसको रीड करेंगे अच्छे से। ये रिएक्शन भी मैंने बताई थी, हाफ लाइफ उन्होंने दे रखी है, हाफ लाइफ को कैलकुलेट कैसे करते हैं वैसे देखा जाए सब पता है हमें, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है मैं चाहता हूं इसको रीड करें। क्या बोला गया? द कंपैरिजन ऑफ द बीटा एक्टिविटी, बीटा एक्टिविटी मतलब वही रेडियो एक्टिव डीके को बोल रहा है, ऑफ द डेड मैटर विद दैट ऑफ द कार्बन स्टिल इन द सर्कुलेशन इनेबल्स मेजरमेंट ऑफ द पीरियड, ठीक है। वही उसी बात को बताना चाह रहा है, ऑफ द आइसोलेशन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द लिविंग साइकिल। शुरू में, बाद में कितना है जो सर्कुलेशन हो रहा है, इस तरीके से हम उसकी एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। पर ये बोला गया द मेथड हाउ एवर सीजेस टू बी एक्यूरेट ओवर पीरियड्स लॉन्गर देन 30,000 ईयर्स। मतलब कि 30,000 साल तक अगर वो फॉसिल है, उसकी एज इतनी है, उसके लिए तो ये मेथड सही है। बट अगर उससे ज्यादा है फिर उसमें जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा नहीं आती, उसमें एरर आने के चांस होते हैं।
तो फिर हम इस मेथड को अवॉइड करते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा आ रही है बाई चांस निकल कर, इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर होंगे, फिर हम और कोई मेथड यूज कर सकते हैं। और भी मेथड्स होते हैं जो जो एलिमेंट डिके करता है, रेडियो एक्टिव डिके करता है, तो उसको जैसे यूरेनियम, क्योंकि खुद सोचो अगर हमें रॉक, जो चट्टाने होती हैं, जो पत्थर होते हैं, इनकी एज को डिटरमाइन करना है तो उनकी भी एज डिटरमाइन की जाती है, बट वो लिविंग नहीं है, तो उसके लिए कुछ और मेथड कराया जाता होगा। ऑब्वियस सी बात है, कार्बन डेटिंग तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कराया जाता है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं उनके बाद उसकी एज को डिटरमाइन करने के लिए कराया जाता है। ठीक है, हाँ, इसने क्या बोला कि 30,000 साल या 30,000 साल से कम है उसके लिए मेथड तो सही है, बट उससे ज्यादा है उसमें कुछ एरर आता है। उसके बाद बात करें, जो मैंने बताया था कि जो रेशो होता है फिक्स्ड है 1:10⁻12। ठीक है, ये बात कर चुका हूं, मतलब कोई बहुत ज्यादा C12 को कोई बहुत पर्पस नहीं है, बस बताने का क्या था। हाँ, C14 और C12 का एक इक्विलिब्रियम है, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ये रेशो है वो क्या रहेगा, फिक्स्ड। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, जी एडवांस के जो 3 क्वेश्चन थे उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्कुलेशन ऑफ C14 फ्रॉम एटमोस्फियर इज हाई, सो द कार्बन, जो कंटेंट, सॉरी यहां पर कुछ मिसप्रिंट हो गया, कांस्टेंट नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, कंटेंट। कंटेंट इन ऑर्गेनिज्म इज कांस्टेंट। ठीक है, ये बात तो सही है, जो कार्बन कंटेंट है वो कांस्टेंट है, बट जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन बहुत ज्यादा थोड़ा है। अगर देखा जाए C14 क्या कर रहे हैं, उसका इनटेक क्या है, बहुत कम है, तो ये बात तो गलत हो गई, हाई नहीं आना चाहिए था, लो आना चाहिए था। फिर इसके बाद बी, कार्बन डेटिंग कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द एज ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड रॉक्स। ये भी बात गलत है, मैंने बताया लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बात होती है, और ये तो क्या है, अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं, नहीं कर सकते। थर्ड, रेडियो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ड्यू टू कॉस्मिक रेडिएशन इज इक्वल टू रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, हेंस द कार्बन कंटेंट रिमेन्स कांस्टेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही बात लग रही है कि जो C14 एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्प्शन है जो C14 का, जो कॉस्मिक रेडिएशन से आया था, जो C14 में कन्वर्ट हुआ था, और जो इसका डीके है, टाइम के साथ डीके भी कर रहा है, तो ये कांस्टेंट होता है जब तक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली बात है अगर वो लिविंग है तो उसके अंदर उसका जो प्रपोर्शन है वो कांस्टेंट रहने वाला है। सी विल बी करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन, कार्बन डेटिंग कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C14। अरे यार, ये तो करते ही है, यही तो कार्बन डेटिंग है, शुरू में और बाद में C14 कितना है, तो ये ऑप्शन कैन था, सही था, कैन नॉट लिखा है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख रहे हो बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे 12 नंबर। व्हाट शुड बी द एज ऑफ फॉसिल फॉर मीनिंगफुल डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स एज। कि अगर हम किसी फॉसिल की एज को डिटरमाइन करना चाह रहे हैं तो कौन सी एज एक मीनिंगफुल होगी, अगर उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं इस कार्बन डेटिंग की हेल्प से। 6 ईयर्स, 6,000 ईयर्स, 60,000 ईयर्स। तो मेरे हिसाब से जो मीनिंगफुल एज है वो कितनी होनी चाहिए, 6,000 ईयर्स। क्यों, क्योंकि याद करो 30,000 ईयर से अगर एज ज्यादा है उसके लिए इसको हम नहीं लगाते। हाँ, तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा ऐसा क्यों, 30,000 साल से ज्यादा है तो क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्या हो गया। मतलब लगभग अगर 5770 इसको अप्रोक्सीमेट मैं 6,000 ईयर्स बोलूं तो 6,000 ईयर्स का मतलब, और अगर 30,000 से कंपेयर करूं तो 5 टाइम्स होता है, 6,000 इंटू 5 मतलब 5 हाफ लाइफ हो चुकी हैं। शुरू में है x/2, x/4, x/8, इस तरीके से देख रहे हो, 5 हाफ लाइफ का मतलब क्या है, x/32 हो चुका है। x/32 मतलब 1 था, 1 से 1/32। अब खुद सोचो टाइम के साथ ये क्या हो रहा है, वैल्यू कम होती जा रही है, तो एरर आने के चांस हैं। क्योंकि जब हमें फॉसिल मिला तो थोड़ा सा भी अगर हमने कैलकुलेशन कार्बन की वैल्यूज में ऊपर नीचे किया तो टाइम में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा।
फॉर्मूले के अंदर ln के अंदर जब Ct रखोगे तो जो चेंज आ रहा है, अगर 30,000 से ज्यादा होता है तो 30,000 ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कार्बन C14 का कंटेंट कम है, और अगर वो कंटेंट कम है तो एज में एरर आने का चांस होता है, इसलिए हम इस मेथड को अवॉइड करते हैं अगर फॉसिल की एज 30,000 साल से ज्यादा हो। तो मीनिंगफुल लग रहा है 6,000 ईयर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। हाँ, एक चीज और, इससे एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि ये मेथड सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि डायनासोर्स की एज के लिए यूज कर सकते हैं। जो डायनासोर्स के जो फॉसिल्स हैं उसकी अगर अपने को एज डिटरमाइन करनी हो, उसके लिए इस मेथड को यूज किया जा सकता है क्या, यस और नो? कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी लोग, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, क्या है क्वेश्चन, रीड करते हैं। ए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हैज टेकन प्लेस लीडिंग टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कहीं पे एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, सभी लोगों को पता है जापान में हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर, ठीक है। उसी को अपन एग्जाम्पल समझते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जहां पर एक्सप्लोजन हुआ इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C14 इन नियर बाय एरियाज, ठीक है। अब क्या देखा गया, जब नियर बाय एरिया है, जस्ट अगर कोई जापान के अंदर ही बात करें जहां पे बॉम्ब को गिराया गया, वहां पर नियर बाय एरियाज के अंदर कॉन्सेंट्रेशन देखी गई कितनी है, C1। और एक फार अवे, बहुत दूर वाला जो एरिया है, वहां पर कॉन्सेंट्रेशन देखी गई C2। तो एक कॉमन सेंस बोलती है कि कहां ज्यादा होगी, C1 ज्यादा होगा, C2 ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पे खड़ा है जहां पर एक्सप्लोजन किया गया, तो उसके बॉडी के अंदर C14 ज्यादा मिलेगा कंपैरिजन टू एक पर्सन इंडिया में खड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, जगह में वेरिएशन होगा, जहां पर गिरा है वहां C14 का कंटेंट ज्यादा है, और अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ C14 का कंटेंट क्या है, कम है। तो उसने ऐसा क्वेश्चन में बोला कि नियर बाय प्लेसेस में C1 है और फार अवे प्लेसेस के अंदर C2 है। ये ओरिजिनल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है, ठीक है। इफ द एज ऑफ द फॉसिल इज डिटरमाइन, जब यहां पर डिटरमाइन की गई T1 और यहां पर डिटरमाइन की गई T2, तो पूछ रहा है कि कौन से ऑप्शन इसमें से करेक्ट होंगे। तो याद करो, मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला लिखवाया था, यहाँ पे कैपिटल लिख रखा है, ठीक है। मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, ये रहा T इज इक्वल टू 1/λ ln C नोड अपॉन CT। अब जो C नोड था वो क्या था, C14 जब लिविंग है तब कितनी है, CT है मरने के बाद की। तो अब यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज ये हो गया था कि ये C1 C2 कौन सी है, इनिशियल है या फाइनल है। इनिशियल है, क्योंकि अगर एक पर्सन जहां पर बॉम्ब को गिराया गया, या सिंपल सी बात है जहां पर ये नियर बाय जहां पे एक्सप्लोजन हुआ वहां पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब ये इनिशियल है। और ये भी कौन सी है, इनिशियल। ये नियर बाय प्लेसेस में, ये फाइनल में। जब उसकी डेड बॉडी मिली, डेड बॉडी के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है सेम ही आएगा यार। वहां पर जो C14 है उसका जो कंटेंट है वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये इनिशियल है अलग अलग एरिया में। तो दो इक्वेशन लिखते हैं, देखो नियर बाय नियर एरियाज में क्या होगा, अगर हम T1 की बात करें, T1 हो जाएगा 1/λ ln C1 अपॉन CT। C1 इनिशियल, फाइनल तो फिक्स्ड है। ऐसे ही फार अवे के लिए लिखते हैं T2 इज इक्वल टू 1/λ ln कितनी है, फाइन दूर एरिया है उसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, C2 अपॉन CT, ठीक है। यहां से हमसे T1 माइनस T2 पूछा गया है, तो माइनस कर देते हैं दोनों को। T1 माइनस T2, यहां से क्या आ जाएगा, ये माइनस ये, हमें पता है ln में जब माइनस करते हैं डिवाइड हो जाता है, ln C1 अपॉन CT, C2 अपॉन CT, CT से CT कट जाएगा, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं T1 माइनस T2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/λ ln C1 बाय C2। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आई थिंक फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट लग रहा है, ठीक है। यहां पर
सबसे पहली, अच्छा इसने तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम ही दिए हैं। क्या पूछा गया? द एज ऑफ फॉसिल विल इंक्रीज एट द प्लेस वेयर एक्सप्लोजन इज टेकन, और द एज ऑफ फॉसिल विल डिक्रीज एट द प्लेस वेयर एक्सप्लोजन इज टेकन। हाँ, इसके ऊपर अपने को कमेंट करना था, ठीक है, ए और बी ऑप्शन के अंदर। और ये बोला गया एज ऑफ द फॉसिल विल बी डिटरमाइंड टू बी सेम। ये तो ऑब्वियस सी बात है, गलत है। इनिशियल अगर अलग अलग है, इनिशियल अगर अलग अलग है तो एज अलग ही आएगी, ठीक है। ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये बात भी गलत है। हाँ, ये एक्सप्रेशन जो दोनों में दे रखे हैं वो सही है, ठीक है, ये हमने सही कैलकुलेट किया। अब हमें पता करना है द एज ऑफ फॉसिल विल इंक्रीज एट द प्लेस, जहां पर एक्सप्लोजन हुआ वहां पर उस फॉसिल की एज ज्यादा होगी या कम होगी, हमें ये कमेंट करना है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कहां ज्यादा है? जहां पर एक्सप्लोजन कराया गया है, जहां एक्सप्लोजन हुआ है वहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो अगर वहां पर कॉन्सेंट्रेशन, ये टर्म ज्यादा आ रही है, तो खुद सोचो, डायरेक्टली है, ये कांस्टेंट है, ये टर्म बड़ी आ रही है, और ये बड़ी है तो जो टाइम आएगा, जो एज आएगी वो क्या आएगी? ज्यादा आएगी। तो इंक्रीज सही है, तो जहां पर फार अवे वाला एरिया है वहां पर क्या आएगी? कम एज आएगी। तो हम बोल सकते हैं ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। होपफुली सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।